नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं, इससे पूर्व जो श्रृंखला बनाई थी उसका दूसरा पार्ट है। ये जो प्रश्नों की जो श्रृंखला है, ये जो आगामी उत्तराखंड के अंदर जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हो चुकी हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों का समावेशित रूप आप लोगों के समक्ष है। यहीं से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। देखिए, इस श्रृंखला का अगर पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, 101 नंबर का जो क्वेश्चन है, गल्लाचौड़ किस जनपद में स्थित है, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए जो गल्लाचौड़ जो नामक स्थान है, ये किला है, ये आपका ये चंपावत जिले के अंतर्गत ये आता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पहला खौराती दवाखाना खोला गया था, किस जगह पर ये खोला गया था। खैराती दवाखाने की बात करें, पहला ऐसा दवाखाना खोला गया था। तो अगर इस दवाखाने की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये आपके टिहरी के अंतर्गत इसे खोला गया था, टिहरी जनपद के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको स्पष्ट तौर पे पता होनी चाहिए। इन प्रश्नों को आप एक कॉपी में बनाइए, उसमें लिखते हुए चलिएगा। अगर वहीं बात करें उत्तराखंड में पिंक वैली है, देखिए जैसे कि आप पिंक सिटी की हम जैसे कहते हैं कि जयपुर की बात करें, राजस्थान का ख्याल हमारे दिमाग में आता है पिंक वैली बोलते ही, तो ठीक है, तो पिंक सिटी जैसे हम बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में जो पिंक वैली है वो किस स्थान पर है और किस जनपद में है। देखिए, ये जो पिंक वैली है ना, ठीक है, अब ये जो है उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के अंतर्गत ये पिंक वैली आती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के मद्देनजर। ठीक है, और जो ये प्रश्न है ना, ये जो चौथे नंबर का जो प्रश्न आपको मैं दिख रहा होगा, चंद्रशिला बुग्याल, बच्चों ये आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा गया, कहीं दफे ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद के अंतर्गत आता है। ये चमोली जनपद में ये बुग्याल पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न का। 105 नंबर का जो प्रश्न है, ये देख रहे हैं, गढ़वाल मंडल स्थापना किस वर्ष हुई। गढ़वाल मंडल की स्थापना जो की बात करें तो किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। तो बच्चों, जो इसकी स्थापना की गई थी, ये आपके 1970 में गढ़वाल मंडल की यहाँ पर स्थापना की गई थी। अब अगर यहीं देखोगे अगले प्रश्न को, तो 106 नंबर का जो प्रश्न, इंद्र कील जो पर्वत है बच्चों, ये आपके टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। टिहरी में ये पर्वत स्थित है। और वहीं अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, तो ये कह रहा है कि गढ़वाल में प्रजा मंडल नामक संस्थान की स्थापना किस वर्ष। देखिए, ये गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल में जो प्रजा मंडल, ये वाला क्वेश्चन बहुत दफे पूछा जाता है ये। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, जो मैंने ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ। देखिए, कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रजा मंडल नामक संस्थान की स्थापना कब हुई। अब ये पूछा जा सकता है कि ये किस मंडल में है, तो ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है, जो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। प्रजा मंडल नामक संस्थान की क्या की थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, 8वें नंबर का प्रश्न, नैना पीक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर यह स्थित है, ये आपको बताना है। ये किस जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कौन से मंडल के अंतर्गत आता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नैना पीक की अगर बात करें, जो ये समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई की अगर हम बात करें, ये 2611 मीटर की ऊंचाई पर ये आपके है। अब ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के 9वें नंबर के प्रश्न को। आप देखिएगा, ये कह रहा है कि उत्तराखंड 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत रही, ये आपको बताना है। जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो उत्तराखंड में कितनी रही है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है 18.80, ये आपकी जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर दर्शाई गई है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम बात करें 110 नंबर का प्रश्न, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये बच्चों, ये वाला जो प्रश्न है कहीं दफे पूछा गया है, इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आप नोट करके चलिएगा। गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें, ये शिवानंद नौटियाल जी द्वारा इस पुस्तक का आवरण किया गया, इसको लिखा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वहीं बात करेंगे अगला प्रश्न, देखिएगा,
ये जो 11वें नंबर का जो प्रश्न आप लोगों के अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये नैनीताल हाईकोर्ट ने किस नदी को जीवित प्राणी का ये दर्जा दिया है, तो ये आपको बताना है उत्तराखंड हाईकोर्ट के माध्यम से। जिस गंगा को जीवनदायिनी हम जिस गंगा को कहते हैं, आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड में गंगा को जीवनदायिनी के रूप में पूजा जाता है और उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने भी इस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है, क्योंकि इस नदी के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों की मछलियों का निवास है। यह हैं ऐसे बहुत से जीव जंतु इस नदी में अपना आशियाना बनाए रहते हैं, तो इसलिए हाईकोर्ट ने इसको जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। किसको? गंगा को दिया गया। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा वहां पर नहीं दिया जाता है और अन्य दिए जाते हैं, उसमें इनमें से कोई नहीं भी दिया जाता है, तो आप अगर नहीं ऐसा नहीं दिया, गंगा नहीं दिया था, उसमें अन्य कोई में आप टिक मारेगा, क्योंकि उसमें वो ऐसा कोई नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए HMT कारखाना कहाँ पर था? हिंदुस्तान लिमिटेड जो कंपनी थी, तो इस अगर कारखाने की बात करें, ये किस चीज का यहाँ पर उत्पादन होता था, क्वेश्चन कभी बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए। घड़ियों के लिए ये मशहूर था और ये किस जनपद में है? ये नैनीताल जनपद के हल्द्वानी से 4 किलोमीटर की दूरी पर रानी बाग ये स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए काठगोदाम से। ठीक, ये आपके रानी बाग के अंतर्गत स्थित है। अब बात करते हैं 13वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई, किस वर्ष से की गई है? अब कृषि नीति की अगर हम बात करें तो जो नई कृषि नीति को जब लॉन्च किया गया था उत्तराखंड सरकार ने, तो ये 2011 के मिड वीक में इसको लॉन्च किया गया था। वहीं देखिए 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है उत्तराखंड जल मिशन स्थापना किस वर्ष से ये प्रारंभ हुई, तो किस वर्ष से इसको किया गया था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये आपके 1 अप्रैल 2001 को इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। ये क्योंकि ये लागू करने से उत्तराखंड में जो जल मिशन की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं क्रियान्वित होती है। वहीं वर्तमान समय की भी मैं आपको एक बता देता हूं, ये भी उत्तराखंड से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि किस राज्य में 1 रुपये के अंतर्गत जो कनेक्शन लगता है, किस राज्य के अंतर्गत लगता है कि 1 रुपये का पानी का कनेक्शन योजना किस राज्य में स्थापित है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं, ये उत्तराखंड के जो तात्कालिक जो मुख्यमंत्री हैं हमारे वर्तमान में, नहीं उससे पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, इसमें क्या किया गया था? 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने की यहाँ पर ऐलान किया गया था। इस घोषणा से राज्य के जो बड़े राज्य के लोगों को बड़ी यहाँ पर राहत पहुंची और क्या बोलते हैं, और ये बहुत बड़ा एक अच्छा कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया था कि उत्तराखंड में 1 रुपये में पानी का कनेक्शन योजना के जरिए जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गरीब लोग हैं और गरीबी के कारण पानी का कनेक्शन नहीं लगा पाते थे, वह अब क्या था, आसानी से वो पानी का कनेक्शन लगा सकते थे। और राज्य सरकार ने सभी लोगों को अगर स्वच्छ पेयजल की बात करें तो उसको उपलब्ध कराने की यहाँ पर क्या की गई थी, कोशिश की गई थी। और उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बना जहाँ पर 1 रुपये में पानी का कनेक्शन यहाँ पर दी जा रही थी। कभी क्वेश्चन बनता है कि इसके अंतर्गत कितने लाख रुपये यहाँ पर राज्य सरकार को वहन करना किया इस 1 रुपये के कनेक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए 1565 करोड़ रुपये का बजट इसके अंतर्गत यहाँ पर रखा गया था। आपको ये भी ज्ञात होगा कि हर घर नल हर घर जल जो केंद्र की जो योजना थी वो भी आपके उत्तराखंड में लागू थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न को। यहाँ पर देखिएगा, ये कह रहा है कि आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात जो गढ़वाल के नरेश थे सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की, ये आपको बताना है। अब इनके द्वारा जो अपनी राजधानी जो स्थापित की गई थी बच्चों, किस जगह पे की गई थी हटाकर, तो ये आपके टिहरी के अंतर्गत ये की गई थी। आपको पता है ना, टिहरी प्रजामंडल भी आपने सुना होगा, तो इन्होंने ये टिहरी में अपनी राजधानी को क्या कर दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि मोना शाही
तिमसा मुद्रा किस राजा के शासनकाल में ये बनी थी, ये आपको बताना है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, किसके शासनकाल में बना था? तो ये आपके ये प्रदीप शाह के समय में क्या बना था, इसको बनाया गया था। अब वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो यहां पर देखिएगा, ये कह रहा है कि केदार खर्क बुग्याल किस जनपद के अंतर्गत आता है। ये बुग्यालों की अगर हम बात करें, सर्वाधिक बुग्याल जो आपके चमोली, उत्तरकाशी और इन्हीं जिस क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ये केदार खर्क जो बुग्याल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में आता है। अब देखिए, एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्दों का उच्चारण जो होता है बहुत ही समझना चाहिए इनको कि चरियो क्या होता है। देखिए, जो मैदानी क्षेत्र में जो बच्चे इसको देख रहे होंगे, तो चरियो गले में पहनने वाला ये आभूषण होता है। आपको पता होना चाहिए, जो सुहागन महिलाएं होती हैं इसमें काले दाने होते हैं, कोई इनको काले दाने के साथ साथ इसमें और सोने का भी प्रयोग करते हैं। तो ये पति को समर्पित, इससे ये ज्ञात होता है कि हमारी जो संस्कृति है, इस चरियो को पहनने से लगता है कि हाँ, कि इस महिला का पति अभी जीवित है। यदि किसी महिला के गले में यदि चरियो नहीं दिखता, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये विधवा महिला है। तो जो ये चरियो का जो पहनावा है, ये आपके गले के अंतर्गत इसे पहना जाता है, ये उत्तराखंड में। ठीक है। अब काणाताल किस जनपद में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश आ रहा है आपके। काणाताल किस जनपद में है, ये आपको उत्तरकाशी में ये स्थित है, काणाताल। ठीक है। अब देखिए 120 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर अगर वैसे प्रश्नों की श्रृंखला की बात करें, 20वें नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मण गंगा की सहायक नदी कौन सी है? लक्ष्मण गंगा की सहायक नदी है, कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपके अलकनंदा के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। तो ये इसकी क्या है, सहायक नदियों में आता है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, जो 21वें नंबर का प्रश्न है, जो है कह रहा है कि पिनौरा ग्लेशियर कहां स्थित है, किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो ये जो ग्लेशियर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है बच्चों। कौन सा? पिनौरा, ये ग्लेशियर पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। अब वहीं 22वें नंबर का प्रश्न देखिए, राज्य का पिछौड़ा क्या है? ठीक है। राज्य में पिछौड़ा किस रूप में इसे प्रयोग किया जाता है, या किसका यह पिछौड़ा क्या है को पूछा जाता है। ये एक प्रकार से अगर बात करें, ये गढ़वाली परिधान के रूप में इसे जाना जाता है। अगर मैं कहूँ जो ये पिछौड़ा सर्वाधिक रूप में जो विख्यात है, ये कुमाऊं के अंतर्गत भी, अगर हल्द्वानी में ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो यहाँ ये मिलते हैं। तो गढ़वाली ये परिधान के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को ये कहीं ना कहीं समेटे हुए है। अब 23वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, उत्तराखंड में कलियो है, क्या है? इसको भी समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये शब्द हमारे संस्कृति को दर्शाते हैं। तो हमारी संस्कृति को हमें जानना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो जो कलियो जो शब्द है, ये व्यंजन को कहा जाता है कि भैया, कभी कोई का आपने सुना होगा पहाड़ों में कि कहती है कि माँ कि चला यह कलियो रट खा जा, या इस प्रकार से, क्योंकि ये जो होता है ये भोजन से संबंधित होता है। कलियों की रखा हुआ जो भोजन है उसको ग्रहण करो, ये इसको क्या कहता है, व्यंजन के रूप में इसे माना जाता है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 124वें नंबर का, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीन विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष से ये दिया गया था? तो ये आपको बताना है, ये किस जनपद के अंतर्गत है, कहाँ ये स्थित है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये आपके देहरादून में है। इसकी जो स्थापना है, इसको जो दर्जा दिया गया था, ठीक है,
इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो डीन विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया था, ये आपके 1991 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये इंडिया का पहला है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं 125वें नंबर का प्रश्न। 125वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तराखंड में सबाली बानू किस खेल से संबंधित है। देखिए, मैं आपके सामने एक श्रृंखला लेके उपस्थित रहूंगा जहां पर खेल जगत से संबंधित तमाम खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, जहां पर आपको समझना होगा कि प्रश्नों का जो टॉपिक मेरा उस दिन रहेगा कि उत्तराखंड के खेल संबंधी जो खिलाड़ी हैं। अगर बात करें, ये टेबल टेनिस से इनका संबंध है। ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी आपकी कौन, ये सबाली बानू को कहा गया है, ये आपको बताने। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेनिस से संबंधित खिलाड़ी कौन कौन से हैं, ये देखिए, गीता कपूर को भी टेनिस खिलाड़ी के रूप में माना जाता है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि गीता कपूर किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके टेनिस से ये है। अब ये जो आपको मैं सबाली बानू की अगर बात करूं, ये टेबल टेनिस से हैं और गीता कपूर सिर्फ टेनिस से हैं, उत्तराखंड की ये खिलाड़ी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये कह रहा है उत्तराखंड में पार्वती ताल किस जनपद के अंतर्गत स्थित है। वैसे तो आप सभी के मस्तिष्क में ही चल रहा होगा कि चमोली और यहाँ पर उत्तरकाशी, ये अन्य जो जनपद हैं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो जनपद आते हैं, साराधी रूप में ताल वहीं पर स्थित हैं। और अगर हम बात करें, वैसे नैनीताल जनपद के अंतर्गत भी ताल बहुत ढेर सारे आते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या चलता है कि यार ये जो केदारनाथ है या फिर बद्रीनाथ है, इसके आसपास इस प्रकार के ताल होंगे। मगर उत्तराखंड में जो पार्वती ताल की अगर हम बात करें, तो ये आपके पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ही आता है। 27वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है। रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये गलबंद को कहा जाता है। कि कभी आपसे जनरली कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी स्टोर में या ज्वेलरी शॉप में अगर जाते हो कि पूछते हो कि भैया रामनवमी आभूषण मुझे बनाना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। तो गलबंद को कहा जाता है, जो गले में धारण किया जाने वाला एक पट्टे नुमा सोने की, इसमें पीतल सोने की यहाँ पर क्या लगाई जाती हैं, टिकियाँ उसमें प्रयोग की जाती हैं, उसको गुलबंद कहते हैं। केदार जीव कहते हैं, केदार जीव कहते हैं, किसे कहते हैं ये आपको बता। ये थल केदार को कहा जाता है। ये कभी क्वेश्चन हो जाए, थल केदार को किस नाम से जाना जाता है, तो केदार जीव के नाम से जाना जाता है। उल्टा भी क्वेश्चन बनाओ, सुल्टा भी बनाओ, ठीक है, इसके अंदर ये इस प्रकार से आता है। अब हम बात करेंगे वहीं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों कि 29वें नंबर का प्रश्न है, पवार शासनकाल में प्रचलित अवताली क्या है। ये देखिए, जो ये शब्द है अवताली क्या है, ये पवार शासन काल के अंतर्गत लगाया गया एक प्रकार से राजस्व कर के रूप में इसे प्रचलित है, ठीक है, जाना जाता है। अवताली क्या है, एक प्रकार का राजस्व कर के रूप में जाना जाता है। अब देखिए 130वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि पवार वंश में आय व्यय का अधिकारी किसे नियुक्त किया जाता था उस समय। तो कौन होता था वो, ये आपके दीवान हुआ करते थे उस समय। तो उनके पास ये पूरा लेखा जोखा या कहे ब्यौरा एक प्रकार का अगर हम बात करें, ये वित्त अधिकारी के तौर पर या कहें एक अकाउंटेंट के तौर पर इसे आज की दृष्टिकोण से हम देखते हैं, जो आय व्यय की संपूर्ण रूप से जो जानकारी रखता है या कहें उसको जो उसके अंतर्गत रखता है, तो उसको दीवान कहा जाता था उस समय, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे 131वें नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है कौन सा है, उसका नाम क्या है। गलोगी जल विद्युत है उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस के रूप में। अब देखिए,
आपने देखा होगा, जब आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें एक व्यक्ति का जिक्र है, चीनी यात्री हिनसांग हरिद्वार कब आया था। क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसा भी बन सकता है कि चीन से कौन सा यात्री आया था, उसका क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए हिनसांग इसको नाम दिया गया है। और ये हिनसांग हरिद्वार जो आया था आपके 634 ईसा पूर्व में, ये चीनी यात्री आपका हरिद्वार में आया था। और देखिए 33वें नंबर का प्रश्न, 33वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किसने कहा था कि रानीखेत दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। ये आपको बताना है, जो कहा था कि दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से रानीखेत एक है, वो है आपके न्यायाधीश विलियम डोगल्स के द्वारा ये शब्द कहे गए थे कि भैया ये रानीखेत क्या है, दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। अब देखिए 134वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाजू बंद क्या होता है। बाजू बंद का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ को समझिएगा। अब ये नहीं कि ये बाजू बंद आपके किसी आभूषण या अन्य हाथ में पहनने वाला जो, या कोई ऐसा करके हम बाजू का मतलब बाजू को बंद करने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। बाजू बंद क्या है, ये एक प्रेम गीत है, अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है। ये गीत प्रेम गीत कहा जाता है। अगर आप भक्ति रीत के आधार पर अगर देखोगे तो कृष्ण के प्रति जो मीरा का अथाह प्रेम था, उस चीज को ये दर्शाता है। और वहीं अगर हम कहें 35वें नंबर का प्रश्न, ये कहता है विंटर लाइन नामक प्रकृति घटना का दृश्य दिखाई देता है। ये जो घटना घटती है, विंटर लाइन नामक प्रकृति जो घटना घटित होती है, ये कहाँ ये घटना घटित होती है, किस राज्य में होती है, क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड राज्य के मसूरी नामक स्थान पर यह प्राकृतिक घटना दिखाई देती है। इस घटना को देखने के लिए देश विदेश से लाखों सैलानी यहाँ आते हैं इस प्रकृति की इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 136 नंबर का प्रश्न, कितने ऊंचाई पर सफेद रंग का जो बुरांश पाया जाता है, ये आपको बताना है। आपने वैसे देखा होगा जो लाल रंग का ही शरद रूप में आपने बुरांश देखा है, मैंने भी नहीं देखा है कि ये सफेद रंग का बुरांश, बस फोटोज में जो देखा है। तो ये जो बुरांश होता है, जिसे हम बुरांश का जूस भी पीते हैं हृदय के लिए और शरीर के लिए, वो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो कितनी ऊंचाई पर सफेद रंग का जो बुरांश का जो पुष्प होता है वो पाया जाता है, वो दोस्तों अगर आपको बता दूं, ये 11,000 फुट की ऊंचाई पर ये सफेद रंग का बुरांश पाया जाता है। वहीं अगर बात करें 37वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का अगर हम पीएच मान की बात करें तो कितना होता है। उत्तराखंड के अधिकांश जो भूभाग की अगर हम बात करें, जो उसका मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होता है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 5.5, 6.5। ये क्या होता है, आपका पीएच मान होता है उत्तराखंड में जो अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र की जो भूमि है उसमें। ठीक, डांगर क्या है ये आपको बताना है। 38वें नंबर का प्रश्न, ये क्या होता है, डांगर जो होता था पहले समय में, ये प्राचीन समय से सामान खरीदने की एक प्रकार से क्या है परंपरा, यह है जगह खरीदने का एक क्या नियम या कुछ भी कह सकते हो, अगर आता है तो प्राचीन समय में जो सामान खरीदने का एक प्रकार का कर या जो भी कह सकते हो उसको, ये होता था। ठीक है, एक प्रकार का कर ही इसे लेके चलिए कि प्राचीन समय में सामान खरीदने का। ठीक है, अब बात करते हैं, ये वाला जो प्रश्न है कई दफे पूछा गया है, इस बार भी मुझे लगता है कहीं न कहीं आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो मुजफ्फर कांड जो दोषी के जो ऑफिसर थे उन पर कार्रवाई करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, जिसमें मुजफ्फरनगर में जो निहत्थे जो स्वतंत्रता सेनानियों पर जो गोली चला दिए गए थे, जो कांड हुआ था, तो उस कांड में जो दोषी जो ऑफिसर थे, जो अफसर इसके अंतर्गत जो सम्मिलित थे, तो उनको उन पर कार्रवाई करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उसे नेगी समिति कहा जाता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया नेगी समिति किस से संबंधित है,
तो दोस्तों आपको स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं, जो नेगी समिति है वो आपके मुजफ्फरनगर हत्याकांड जो कांड था ये इससे संबंधित है। अब बात करते हैं 40वें नंबर का प्रश्न, 140वें नंबर का प्रश्न। रुड़की सैनिक छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। अब जहां ये रुड़की में जो सैनिक छावनी है इसका नाम क्या है, कभी क्वेश्चन बनता है तो ये भी अब इस पर से होना चाहिए। इसका जो नाम है बंगाल इंजीनियर छावनी रुड़की के रूप में इसे जाना जाता है, बंगाल इंजीनियर के तौर पे इसे जाना जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 141वें नंबर का प्रश्न है कि अल्मोड़ा के जो लक्ष्मेश्वर से सर्वप्रथम किस अंग्रेज डॉक्टर फाकनर ने चाय बगीचा यहाँ पर स्थापित किया था या लगाया था, ये बताना है आपको। जो अंग्रेज था डॉक्टर फाकनर ने जो चाय बगान लगाया था किस वर्ष लगाया था, तो आपको बता दूं ये 1835 में अल्मोड़ा में सर्वप्रथम इनके द्वारा क्या लगाया था, चाय का बागान यहाँ पर स्थापित किया गया था। लक्ष्मेश्वर के अंतर्गत आज यहाँ पर आपको लगेगा कि भैया ऐसा यहाँ पर हुआ ही नहीं था, क्योंकि आज यहाँ पर जिस प्रकार से आबादी का एक बड़ा तबका इस क्षेत्र में रहता है, तो दोस्तों उसी स्थान पर अंग्रेज डॉक्टर फाकर ने यहाँ पर क्या था, चाय का बागान यहाँ पर लगाया था 1835 के मध्य में। अब देखिए 42वें नंबर का प्रश्न कर रहा है, पहाड़ संस्था लेखक जो पहाड़ संस्था है उसके लेखक और अगर हम संपादक के रूप में संपादक कौन थे क्वेश्चन बनता है, तो भैया जो पहाड़ संस्था थे उसके जो संपादक के रूप में शेखर पाठक को जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए 143 नंबर का प्रश्न कि आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान को नैनीताल में मनोरा पीक पर स्थापित किया गया था, किस वर्ष से किया गया था, तो आपको ये बताना है, ये इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये किया गया था आपके 1961 में किया गया था। देखिए क्वेश्चन क्या बना कि भैया आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के किस स्थान पर है, कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये नैनीताल में मनोरा पीक में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, अब 144वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि टीचरी माई पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपको बता दूं टीचरी माई पुस्तक के लेखक आपके कुलदीप रावत जी को जाना जाता है, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अब वहीं अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। राज्य बनने से पूर्व, जब के बारे में बात करें, राज्य बनने से पूर्व विधान सभा और विधान परिषद में जीतने वाले विधायकों की संख्या उसमें कितनी थी। देखिए विधानसभा की अगर बात करें तो उसमें विधानसभा के लिए जो विधायक चुन के आए थे वो 9 थे, और विधान परिषद में जो जाने वाले विधायकों की संख्या की अगर हम बात करें तो वहां पर आपके 9 और 22 का ये रेशियो है। आपका 22 थे तो आपके वो जो विधानसभा के अंतर्गत थे, और विधान परिषद के अंदर आपके 9 विधायक वहां पर थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आ रही हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है। ये उत्तराखंड में माउंट गेट नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, ये आपको ये बताना है। ये चंद्रप्रभा एतवाल को ये जाना जाता है। और 139 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है गैरसैण होना चाहिए। गैरसैण के विधानसभा का जो प्रथम सत्र जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, ये बताना बैठक यहाँ पर कब हुई थी। तो दोस्तों आपको इस पर से करा दूं 9 से 11 जुलाई 2014 के मध्य में
ये हुई थी। ये बैठक है। देखिए 139वें नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड में गांधी द्वारा जो प्रथम सत्याग्रही जो चुना गया था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो गांधी जी द्वारा जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जिस व्यक्ति को चुना गया था प्रथम सत्याग्रही के रूप में, वो आपकी विद्यासागर नौटियाल जी को यहाँ पर चुना गया था। वहीं ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी को अनुमान सभी बच्चों को याद होगा, रट्टा भी होगा कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल कितना है। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है 53,483 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या है हमारा उत्तराखंड का ये क्षेत्रफल के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्नों की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए ये कह रहा है 51वें नंबर का प्रश्न है, हिमालय किस भाग में जीवाश्म में पाए जाते हैं। हिमालय के किस भाग में जीवाश्म ये पाए जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जो जीवाश्म की अगर हम बात करें, ये आपके शिवालिक क्षेत्र के अंदर पाए। पहले तो जीवाश्म होते क्या है, कई 100 साल पूर्व जमीन के अंतर्गत जो जीव जंतु या फिर कहीं प्रकृति तौर पे जो पेड़ पौधे एक अवस्था में डिफ्रीज हो जाते हैं और वो किसी न किसी रूप में, अगर हम कहें पेट्रोलियम गैस के रूप में ये हमें प्राप्त होते हैं, तो इन्हीं को जीवाश्म कहा जाता है। जो ये स्वादिष्ट रूप में जो पाए जाते हैं, ये हिमालय की शिवालिक घाटियों या शिवालिक श्रेणियों में ये पाई जाती है। अब देखिए 152 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में जनगणना के आंकड़ों के अंतिम रूप से जारी कब किए गए थे। अंतिम रूप से जो उत्तराखंड के आंकड़े थे जनसंख्या पर आधारित, ये किस वर्ष किए गए थे, कब किए गए थे, किस तिथि को किए गए थे। तो ये 31 मई 2013 को उत्तराखंड के अंतरिम जो जनसंख्या के आंकड़े थे वो जारी किए गए थे। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें 153 नंबर का प्रश्न, मुनार नामक जो क्या है, ये मुनार नामक जो आभूषण पहना जाता है, ये कहाँ पहना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके कान में इसे धारण किया जाता है। अब इसको अगर हम पहाड़ी में अगर शब्दों की बात करें, तो आपने बहुत से अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना गया, ये मुनाड़ भी इसे बोलते हैं। मुनाड़ मतलब जो कानों में बड़े बड़े उसमें चांदी के ये डाले जाते थे, आभूषण होते थे, मुनाड़ बोले जाते थे। और धागुला, सूता, ये जो तमाम चीज़ें थे। अब धागुला भी आपके गले में धारण किया जाता है, और जो ठीक है सूता होता है, और जो ये मुनाड़ होते हैं ये कान में होते हैं, और धागुल भी बोलते हैं, तो वो आपके हाथों में पहने जाते हैं। देखिए कभी क्वेश्चन बनता है कि धागुले कहाँ पहने जाते हैं, तो धागुले आपके हाथ में धारण किए जाते हैं। और कभी पूछा जाता है कि जो मैंने कहा ना आपके ये जो सूता होता है, ये बहुत मोटा होता है, बहुत भारी भरकम होता है, तो ये कहाँ धारण किया जाते हैं, तो ये जो सूता जो धारण किया जाता है आपके गले में पहना जाता है। अब बहुत ना के बराबर ये दिखता है। जो पुराने ज़माने के जो महिलाएं होंगी, शायद ही कहीं पर इक्के दुक्के आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 154वें नंबर का प्रश्न है, गमिया क्या है, क्वेश्चन ये बना है। तो ये क्या है, एक प्रकार के व्यापार पद्धति के अंतर्गत गमया को रखा है कि गमन करने वाला। ठीक है, या तो इस प्रकार से याद कीजिएगा। अब बात करते हैं 155 नंबर का प्रश्न, राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। राज्य में इनका जो आंकड़ा है वो कितना प्रतिशत है, ये आपको ये बताना है। तो दोस्तों अगर इनकी प्रतिशत की बात करें, तो ये आपका 18.8% इनकी क्या है, भागीदारी उत्तराखंड में है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 156वें नंबर का प्रश्न, पलवलिया किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण होता है। देखिए पलवलिया किस अंग पर पहने जाने वाला जो आभूषण है, ये आपके पैर की उंगलियों में जो धारण, जिसे हम बिच्छू भी कहते हैं आज। ठीक है, अब 157वें नंबर का प्रश्न, ये औजियों द्वारा बारात के घर पहुंचने से पूर्व रास्ते में चादर बिछाकर मुद्रा हेतु मनार लगाया जाता है, ये क्या होता है, आपको ये
आजकल देखने को नहीं मिलता होगा। क्या होता था बच्चों, पहले पहले ज़माने में, ये कहें आज से 10 साल पूर्व की अगर हम बात करें, जो औजियों जो बारात में जो ढोल नगाड़े तो वो ये बजाते हैं, जैसे बारात घर पहुंचती थी तो घर पहुंचने से पूर्व कुछ दूरी में ये क्या करते, एक चादर बिछाया जाता था रास्ते में। वैसे तो आजकल रुमाल बिछाते हैं, तो रुमाल या चादर बिछाई जाती थी और वहाँ पे बिछा कर वहाँ पर मुद्रा को एकत्र किया जाता था और मनार लगाया जाता था। मनार मतलब वहाँ पर गाना या नृत्य होता था, बड़े बड़े जो नगारे होते थे या दमुआ कहते हैं जिनको, उसको बजाया जाता था। तो उसकी खनक पर वहाँ पर लोग उस चादर पर क्या डालते थे, अपनी मुद्राओं को वहाँ पर उनके लिए डालते थे। तो इसे मिछोली भी कहा जाता है। ठीक है, मिछोली इसको उस समय कहा जाता था। तो क्वेश्चन क्या बना कि मिछोली क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बारात के आने से पूर्व चादर बिछाकर मुद्रा को एकत्रित करके मनार लगाया जाता था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उस समय वहाँ पर दुल्हन को डोली में बैठा के और दूल्हा वहाँ पर, सभी लोग वहाँ पर कुछ 10, 15, 20 मिनट के लिए वहाँ पर वो करते थे। उसकी जब तक ये प्रतिक्रिया पूरी नहीं होती थी उससे पूर्व वो दुल्हन घर में प्रवेश नहीं करती थी। ठीक है, अब 158 नंबर का प्रश्न, आल किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। आल किसे कहते हैं, तो ये पट्टी को कहते हैं, ये आपको बताना चाहिए। अब देखिए 159 नंबर का प्रश्न, बैठाना विवाह किस जाति या समूह में ये प्रचलित है? कौन सा विवाह? बैठाना जो विवाह है किस जाति में प्रचलित है? तो ये मैं बता दूं आपको, ये थारू जाति के अंतर्गत इसे प्रचलित है। ये थारू जाति जनजाति के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे 160वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। इस पर श्रृंखला का अंतिम प्रश्न ये है, आपके कह रहा है कि 1857 की जो क्रांति के समय में कुमाऊं के उस समय कमिश्नर कौन थे? तो ये आपके रेंजे उस समय के कमिश्नर थे। क्वेश्चन क्या बनता है, कभी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल को सबसे अच्छा शासनकाल माना जाता है जिसमें प्रगति हुई, तो वो आपके रेंजे के शासनकाल को ही माना जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य इसका उत्तर दें और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें। यदि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी गूगल मीट के माध्यम से, तो आप कमेंट सेक्शन पर अपना नंबर छोड़ दें, तो मैं स्वयं आपको फ़ोन कर दूंगा। ठीक है, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।